क्या एक बेजुबान जानवर की हत्या करना जुर्म नहीं है? मालवानी, मुंबई में एक कैट को 9वें फ्लोर से फेंका जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। ऐसी मानसिकता इंसानों में कहां से आती है और ऐसी मानसिकता के पीछे क्या राज है, क्या पहेली है? आज हमारे साथ हैं आशा जी, आशा वॉरियर जी, जिनको वॉरियर भी बोला जाता है, वैसे तो वॉरियर्स हैं। मैम, आप इनर चाइल्ड रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं और आप एक स्पिरिचुअल, आपको बोल सकते हैं, ऑरा क्लेंजर भी हैं। तो इस तरह की मानसिकता कि बेजुबान जानवरों को हम उठा के फेंक दें, उन्हें मार दें, चाहे वो आपको कुछ कह रहे हो और नहीं कह रहे हो, ये मानसिकता कहाँ से आती है? एक्चुअली इसमें दो तीन चीज़ें जो तुरंत दिमाग में आती हैं कि पहले तो ये कि बचपन के ट्रॉमा हो सकते हैं जो आपने बचपन में आसपास देखा है, जैसे कि चाइल्डहुड में, यानी जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है और जिस बिहेवियर को हम बढ़ावा देते हैं वो बिहेवियर आगे चल के एडल्ट्स में क्रिएट होता है। तो यदि किसी बच्चे को हम ताली बजाएं, वेरी गुड, आपने कुत्ते को लात मार दी चलते चलते, आपने सड़क पे चलते चलते एक गधा है तो उसको डंडी से लकड़ी से मार लिया, और अगर हम हंसते हैं उस पर तो बच्चे को लगता है इस बिहेवियर पे मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, तो वो उसी बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक केस आप बता रहे हैं कि जाकर एक मतलब बेजुबान बिल्ली को उठाकर फेंक देना, ये एक तरीके का पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर भी है। जो आप अग्रेशन बाहर नहीं दिखा पा रहे हो, उसे आप पैसिवली घर में छुप के और या चुपके से, ताकि लोगों को पता ना चले, उस बिहेवियर पे आप एक्शन लेते हो। अगर आपकी किसी बात पे नाराजगी है, आप किसी से गुस्सा हो, या आप खुद ही ट्रॉमेटाइज्ड हो, आपको बुली किया गया था और आप उसका जवाब तब नहीं दे पाए, तो यहाँ आकर इसको क्लिनिकली करना कि बैग्स रखना, दोबारा जाना, उस बेचारी बिल्ली को उठाना और फेंक देना, तो ये ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चाइल्डहुड इशू हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो मैम, जैसे आप बोल रहे हैं ये चाइल्डहुड इशू या चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड हो सकता है, मानसिकता बिगड़ जाती है जब आप चाइल्डहुड में इतना ट्रॉमा देखते हैं, तो ऐसे तो अगर हम अपनी देश की बात करें, ऐसे तो कई बच्चे हैं जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो वो आगे चल के यही बिहेवियरल पैटर्न करेंगे। और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है? चाइल्डहुड थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, काउंसलिंग जिसे बोलते हैं। जी हाँ, तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली प्राची, कि हर बच्चा ऐसा नहीं करता, क्योंकि ट्रॉमा, बच्चा किस तरीके से उसको ट्रॉमा नोटिस करता है वो एक पहली बात होगी, और हर बच्चा जो ट्रॉमेटाइज है या बुलीड है ऐसी बातें नहीं करता है। तो आपके घर का जो वातावरण है वो भी बहुत और बेहद ज़रूरी है समझना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, जो कि ज़्यादातर आते नहीं, जो अग्रेसिव होते हैं या जो परपेट्रेटर जो कि अटैक करते हैं, वो ज़्यादातर नहीं आते, हमारे पास ज़्यादातर विक्टिम्स आते हैं कि हमें हमारे साथ ये इस किस्म का एक ट्रॉमा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मान लीजिए मैंडेटरीली गवर्नमेंट कहे या पुलिस कहे कि इनको हेल्प किया जाए या साइकोलॉजिकली इनको बताया जाए, तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उनके बचपन में क्या हुआ जानना बहुत ज़रूरी है, और उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर वो क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग ऐसे पैसिवली अग्रेसिव एक्शंस करते हैं वो बहुत कम गिल्ट महसूस करते हैं। मैम, ये जो जैसे आपने बोला, जो इस तरह का एग्रेशन करते हैं, इस लेवल पे करते हैं, वो गिल्ट कम महसूस करते हैं। जी। तो अगर उनको वो महसूस करवाना, उसके ऊपर कोई थेरेपी है? नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई थेरेपी नहीं है कि हम किसी को कोई भी इमोशन, कोई भी भावना महसूस करवा सकें। बहुत डिफिकल्ट है, खासकर गिल्ट, और खासकर इस तरह की सिचुएशन में जहाँ विकृत एक मेंटालिटी है, तो वो तो ऑलरेडी बचपन से एक सीमेंट की लकीर हो जाती है। उसको करेक्शन करना और उन्हें किसी प्रकार का इमोशन, कोई भावना समझना, ये बहुत दो अलग किस्म की चीज़ें हैं। हो सकता है कि इतना कुछ कहा सुना जा रहा है इस विषय पर कि कहीं उनकी अपनी वो जो एक ह्यूमैनिटी जागरूक हो जाए और उन्हें समझ आ जाए कि उन्होंने क्या किया है। मैम, एक और बात बताइए आप, जैसे आपने बोला कि आप मेंटल लेवल पे काम करते हैं, आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करते हैं, क्योंकि रिग्रेशन जो है वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो जब आप किसी ऐसे विक्टिम से मिलते हैं, आपने बोला एक्यूज तो बहुत कम आते हैं, ऐसे कोई विक्टिम से मिलते हैं आपको जिसका आपको लगता है कि स्पिरिचुअली ऑरा बिल्कुल खराब हो चुका है, तो उस तरफ उस ऐसे इंसान को आप कैसी थेरेपी देते हैं? बहुत अलग अलग टाइप की थेरेपीज होती हैं प्राची, कि
एक तो जैसे मैंने कहा कि चाइल्डहुड में ले जाना, रिग्रेशन का मतलब होता है कि आपके मन में एक जैसे अर्ध सचेत मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड, और एक सचेत मन होता है जो कॉग्निटिव या कॉन्शियस माइंड होता है। तो नॉर्मली हमारा जो लॉजिक है वो कॉन्शियस माइंड में या सचेत मन में ज्यादा होता है, पर जब हम थेरेपी करते हैं तो हमें उस सिचुएशन तक जाना पड़ता है। मान लीजिए ऐसी कोई पर्सन है जिनको ग्रीफ, अब ये जो जिनके साथ हुआ है, अगर किसी बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, मेंटल हो, इमोशनल हो, बुलिंग हो, जो भी अब्यूज हुआ है या उन्हें जो अब्यूज महसूस हुआ है, तो हमें उन्हें उस एज तक ले जाना पड़ता है। उसके लिए मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जिसको हम सिखाते हैं और करते भी हैं। तो जब वो उस सिचुएशन में जाते हैं तब उनके ऑरा में क्या चेंजेस हुए, क्या एनर्जी, किस प्रकार की ऊर्जा उन्होंने एब्जॉर्ब की, क्या उन्होंने वहां लूज किया, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। क्या बिलीफ उनका बन गया उस समय पर। कई बार जैसे विक्टिम होता है वो, उनकी बिलीफ होती है आई एम हेल्पलेस, मैं बिल्कुल बेबस हूं। तो जब हम बार बार अपने आप को कहते हैं कि मैं बेबस हूं, मैं बेबस हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, और अगर हम इसको बार बार दोहराएं तो ये हमारे लाइफ का एक लेसन बन जाता है, मूल मंत्र बन जाता है। एंड देन हम उस प्रकार की सिचुएशंस को बार बार अट्रैक्ट करते हैं जहां हम हेल्पलेस या बेबस फील करते हैं, जिसको हम सीक्रेट में बोलते हैं अट्रैक्टिव मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, अट्रैक्टिंग मैनिफेस्टेशन। मैम एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि इसको अगर आप बार बार बोलते हैं इस चीज को कि मैं हेल्पलेस हूँ, उस चीज को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं, पर आपको किसी ऐसे विक्टिम जो इस तरह की चीज से गुजरा है उसको हील करने में कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है? बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि ये हमें हर कोई पूछता है और जवाब बहुत सिंपल है कि थेरेपी में जब कोई आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव, यानी उनको क्या चाहिए उस थेरेपी से, और ज्यादातर लोगों को हील होना है, उन्हें उस सिचुएशन से बाहर आना है। तो सेशंस उतने ही लगते हैं जितना समय आपको लगेगा उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो मान लीजिए अगर कोई कहता है कि मेरे साथ ये हादसा या इशू, प्रॉब्लम तब हुआ था जब मैं 5 साल की थी या 5 साल का था, और अब उस इंसान की उम्र है 35 साल, 40 साल, 50 साल, तो हर साल के लिए आप अपने आप को एक बार बार मैनिफेस्ट करते हो कि आई एम हेल्पलेस, मेरे साथ हर बार बुरा ही होता है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप 25 सेशन करिए, लेकिन कम से कम आप तब तक सेशन करिए जब तक आपके लिए वो पावरलेसनेस खत्म नहीं हो जाता। तो हम ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि कितने सेशंस लगेंगे। ये मतलब इस चीज का कोई गाइडलाइन नहीं है कि इतने सेशंस में हम खत्म कर देंगे, कि वो डिपेंड करता है कि विक्टिम कितना अब्यूज से गुजरा है। हाँ। अगर वो कम अब्यूज से गुजरा है तो उसको शायद कम सेशंस लगे। हम जब माइंड थेरेपीज करते हैं तो ये ह्यूमन माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक बार किसी की पिटाई हो गई मान लीजिए, और वो इतनी बुरी तरह से उनके मन पे असर कर गया, लेकिन उससे बाहर निकलने में उन्हें 5-10 सेशंस लग सकते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि अगर किसी के साथ बार बार अब्यूज हुआ है, लेकिन 2 या 3 सेशन में वो इंसान उससे निकल सकता है, उभर सकता है, क्योंकि वो उतना कॉन्फिडेंट या उतना रेडी है उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसको कितना समय लगेगा या कितने सेशंस की जरूरत होगी। मैम आपने बताया आपके पास हर प्रकार के विक्टिम आते हैं, और वो चाइल्डहुड रिलेटेड हो सकते हैं, अडल्टहुड में भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी ट्रॉमा तो किसी प्रकार का हो सकता है। कोई ऐसा केस, जैसे हम इस केस की बात करें, इसमें तो निर्मम हत्या की गई है एक बेजुबान जानवर की, एक कैट की, तो कोई ऐसा केस जिसने आपको उलझलूल में पड़ा दिया हो, मतलब आप खुद ही उलझ गए हो उसमें? याद करने की कोशिश तो जरूर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम सीखते हैं और जो हम सिखाते हैं उसमें हम एक सबसे पहले एक विषय सिखाते हैं जिसको कहते हैं बाउंड्रीज। यानी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सिचुएशन हो रहा है, ये आप अपने क्लाइंट को अगर हेल्प करना चाहते हो तो आप उनकी स्टोरी में नहीं जा सकते, आप उनके साथ सिंपथाइज नहीं कर सकते, आप एम्पथाइज कर सकते हो। जिससे मान लीजिए मेडिकल डॉक्टर, एक सर्जन है, अगर वो हर व्यक्ति के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं तो वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो वो फिजिकल सर्जन्स हैं, हम माइंड सर्जन्स हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आपके मन में क्या हो रहा है, और उसके साथ हम बाउंड्री मेंटेन करते हुए आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैम जैसे आपने बोला बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो मेडिकेशन तो इन्वॉल्व नहीं होती थेरेपीज में, तो जो आपके ट्रीटमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं? तो एक होता है, हम कोई मेडिसिन नहीं देते हैं,
और मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, तो हम मेडिटेशन कई बार सिखाते हैं कि आप इस तरीके का मेडिटेशन, जैसे पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग है, उसको करना है। लेकिन उससे भी बेटर जो अप्रोच है कि रिग्रेशन एज एन अप्रोच, आपको एक रिलैक्स स्पेस में ले जाना और उस स्पेस तक ले जाना जो आपके मन में ऑलरेडी मैप्ड है। आपके मन में आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, हर एज में, हर उम्र में क्या हुआ है। तो थेरेपिस्ट को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप रिलैक्स करके एक ट्रांस लाइक स्टेट में क्लाइंट को आप उस सिचुएशन तक ले जाएं। इसमें सबसे बेस्ट ये होता है प्राची कि क्लाइंट जो है वो 100% सचेत रहता है, दैट इज अलर्ट, फुल्ली अलर्ट। तो क्लाइंट कभी भी ये कह सकता है कि हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। तो कभी भी उसको वो जो हिप्नोसिस कहा जाता है वो नहीं होता है। एक ट्रांस लाइक स्टेज, जैसे आप जब आप सोने लगते हो तो एक हल्का सा खुमारी चढ़ती है, एक ड्राउजीनेस होता है, पर आपको पता रहता है क्या हो रहा है आपके आसपास। तो एक अलर्ट मेथड है वो काम करने का, और बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि क्लाइंट खुद ही रियलाइज करता है कि वो क्या कह रहा है और उसको क्या सोल्यूशन चाहिए। थैंक यू सो मच मैम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इसको हिप्नोसिस से कनेक्ट कर देते हैं। हाँ। और ये हिप्नोसिस नहीं है, इसमें अलर्टनेस, फुली अवेयर रहता है क्लाइंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मुंबई टुडे एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।